नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको पटरानी जो विमल मित्र द्वारा लिखित एक उपन्यास है उसका भाग 7 सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि भाग 6 के बाद भाग 7 को सुनाने में भी मुझे बहुत विलंब हुआ। कुछ पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में ये समय लग गया और मुझे लगता है अपने पारिवारिक दायित्व और कर्तव्यों का पालन हमें सबसे पहले करना चाहिए। तो आज जैसे ही समय मिला मुझे लगा मैं अपने श्रोताओं को भाग 7 सुना दूं। दोस्तों भाग 7 आरंभ करूं इससे पहले आपसे मेरी ये विनती है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है आइए सुने कहानी, और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। देर भले ही हो पर मैं कहानियाँ सुनाना बंद नहीं करूँगी। दोस्तों यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरी आपसे विनती है कि मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। देर भले ही हो पर कहानियाँ सुनाना मैं कभी बंद नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ना और आपको सुनाना। तो अब आइए सुनते हैं भाग 7। भाग 6 में आपने सुना था कि किस तरह लेखक को ये पता चला कि उसकी मेम भाभी का परिवार इंग्लैंड में बहुत ही दरिद्र है और उसके 13 भाई बहन हैं और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेम भाभी की ही है, इसीलिए वे इतने कष्ट उठाकर यहाँ रह रही हैं। तो अब आगे मेम भाभी ने कहा, मैंने जो कुछ किया सब उन्हीं लोगों की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया था। उस वक्त मेरे हाथ में एक भी पैसा नहीं था और मैं फ्री स्कूल स्ट्रीट की गंदी बस्ती में एक गंदा सा फ्लैट लेकर रहती थी और ख़ुद को यूसुफ और अब्दुल के हाथों में सौंप दिया था। डॉक्टर बैसाख के काफ़ी कहने पर भी मैंने अपने लिए दवा खरीद कर एक पैसा भी व्यर्थ नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने अपने लिए गाउन तक नहीं खरीदा और किराए पर लेकर काम चलाती रही। ये सब मैंने किसके लिए किया ज़रा बताओ तो? उन्हीं लोगों की भलाई की चिंता के मारे ना? मैंने कहा, नहीं, उन लोगों की चिंता के कारण नहीं, बल्कि मोटे गद्देदार सोफे पर अपने गहने, साड़ी और चुनरी के भार से दबी मेम भाभी मेरी बात सुनकर अचरज में डूब गई। बोली, उनके लिए ये सब नहीं किया तो और भला किसके लिए किया? मैंने कहा, तुमने सब कुछ खुद अपने लिए किया है। तुम स्वार्थी हो, तुमने अपनी ही स्वार्थ परवशता ये सब किया है। मेम भाभी को बहुत ताज्जुब हुआ, मानो उसने ऐसी असंभव बात आज तक नहीं सुनी थी। मानो अपने मन के अंदर उसने कभी भी झांक कर नहीं देखा था। सचमुच ऐसा लगा मानो मेम भाभी अपने जीवन में अभी भी ठहरी हो, स्थिर हो सकी हो। मानो यही पहला मौका है जब उसके दिल को सुकून मिला है, अन्यथा इतने दिनों तक वो बस मृग तृष्णा के पीछे दौड़ती रही है। पत्थरों के मेहराब के नीचे अपना घृणित जन्म लेकर उसने उसी दिन से दौड़ना शुरू किया था। उसने मोची की लड़की, धोबी की लड़की, फेरी वाले की लड़की और कभी बैंड मास्टर की लड़की बनकर पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ा। कितना लंबा सफ़र, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। चलो कहीं दूसरी जगह जहाँ सुख शांति से भरपूर स्वाभाविक वातावरण मिले, जहाँ जाने पर कोई अस्वाभाविक मृत्यु पीछे से काट खाने को न दौड़े। एक ऐसी गृहस्थी की चाह जहाँ पत्नी पति पर श्रद्धा करती है और पति पत्नी को प्यार। एक ऐसे परिवेश की कामना जहाँ संतान का जन्म अभिशाप न बनकर उत्सव एवं आनंद से भरा पूरा हो, जहाँ बेटे बेटी को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर ग्रहण किया जाता हो। इसीलिए तो शोकेस में रखे मोजे देखकर उसके दिल ने एक ठंडी सांस ली थी, कीमती कार के मालिकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की थी और रूप और यौवन द्वारा दौलतमंद पुरुषों को प्रलोभित करना चाहा था। वो दिन पर दिन अपने से ही घृणा करना सीखती रही। धोबी का लड़का जॉर्जी या मछली के दुकानदार का लड़का मार्टिन, वे सब उसी के समगोत्री थे। उनसे भला वो कब तक पीछा छुड़ाती? इसीलिए तो लंदन की सड़कों पर कपोल कल्पित कहानियों के राजकुमार की तलाश में वो भटकती रहती और मन ही मन कल्पित पैलेस के स्वप्न देखती रहती। मैंने कहा, तुमने भाई बहनों के लिए जो रुपए भेजे वो भी एक तरह से तुम्हारी स्वार्थपरता ही थी। मेम भाभी ने कहना शुरू किया,
अरे, मैंने सिर्फ थोड़े से रुपए ही उन्हें भेजे हैं भला। अलग मुझे जितने भी रुपए देता था उसमें से मैं अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखती थी। अलग मुझे कुछ नहीं कहता था, वो मुझे इतना चाहता था कि क्या बताऊं। पर किसे पता था कि अचानक एक दिन ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। क्षण भर रुककर वो फिर बोली, और जब मैंने होटल के बार में पहुंचकर अपने शरीर का कारोबार शुरू किया तब तो रुपयों का अंबार लग गया था। नेवी और आर्मी के लोगों ने मुझे रुपयों में डुबो दिया था, पर उन रुपयों में से अपने लिए कुछ खर्च की बात सोचते ही मेरे दिल पर छुरियां सी चलती। मैंने कहा, लेकिन तुमने ये सब किसके लिए किया मेम भाभी? सचमुच बताना, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। मेम भाभी चकित सी रह गई। बोली, तो क्या इसे भी तुम मेरी स्वार्थपरता ही कहना चाहते हो? मैंने कहा, अवश्य। तुमने अपने भाई बहनों, पास पड़ोसियों, बंधु बांधवों को ये जताना चाहा है कि तुम बहुत पैसे वाली हो, तुम्हारे पास अपार धन है, तुम रानी हो। नहीं नहीं, रानी साहिबा हो। मेरी बात सुनकर मेम भाभी गुमसुम होकर बैठ गईं। बहुत देर तक वो कुछ भी नहीं बोल सकी। बाहर से सनसेट पॉइंट से सूर्य की रोशनी सीधी आकर हवा महल पर पड़ रही थी। मेम भाभी ने कहा, मेरे सारे गुण भी अब तो अवगुण बन गए हैं ऐसे दिखते हैं। मैंने रातों जग जग कर अपने शरीर पर कितना अत्याचार किया है। मेरे पास जो भी आया मैंने किसी को निराश नहीं लौटाया। आधी रात के समय भी अगर यूसुफ ने आकर मुझसे कहा कि कोई महाराजा आए हैं तो मैं उसी वक्त हंसमुख चेहरा लिए उनकी कार में जा बैठती हूँ। मैं सोचती कि ये मैं अपने स्वार्थ के लिए तो कर नहीं रही हूँ, बल्कि भाई बहनों की सुख सुविधा के लिए ही कर रही हूँ, अतः इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा, ये मुझे पता है मेम भाभी। मेम भाभी फिर बोली, तू भला क्या जानता है, और जितना जानता है उससे अधिक जानना तेरे लिए संभव भी कैसे होता? मैंने कहा, फिर भी मुझे जो मालूम है वो शायद तुम्हें भी पता नहीं। जैसे मैं कितने ही दिनों तक तुम्हारे मकान के सामने चक्कर लगाता रहा। तुम्हारे फ्लैट के ईंटों में एक पीपल का पौधा उगाया है। एक बार फ्लैट की छत पर एक कौवा उड़कर आ बैठा था। तुम्हारे मकान की रेलिंग पर भीगा पेटीकोट सूख रहा था। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर सिर्फ उस तरफ मुंह बाए खड़ा एकटक देखता रहता। मेम भाभी ने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, तब क्या तुम्हारा स्वभाव ऐसा था मेम भाभी? एक दिन तो तुम्हारे यूसुफ ने मुझे रास्ते में पकड़ लिया और नई चीज़ है, विलायत से ताज़ा आई है, कहते कहते मेरे पीछे चलने लगा। मेम भाभी को बहुत हंसी आई। बोली, फिर? मुझे शक हुआ कि वो शायद तुम्हारे बारे में ही कह रहा है, तुम्हारी ही खूबसूरती का वर्णन कर रहा है, यानी वो तुम्हारा दलाल है। तुम्हें देखने का लालच हो आया मन में। उन दिनों पता नहीं क्यों तुम्हें देखने की इतनी लालसा रहती थी मेरे मन में कि क्या बताऊं। मेम भाभी को मेरी बातों पर शायद यकीन नहीं आया। बोली, सच? मुझे देखने की तुम्हें इतनी इच्छा रहती थी? पर अगर तुम्हें सचमुच इतनी इच्छा होती तो तुम मेरे पास आ भी तो सकते थे। कौन रोक रहा था तुम्हें? मैंने कहा, ये समझना तुम्हारे वश की बात नहीं है मेम भाभी। तुम मध्यम वर्गीय परिवार में एक लचीला लड़का बनकर तो जन्मी नहीं हो। मुझे अपने मन की बात कह पाने के लिए कोई नहीं मिलता। अपनी बात मैं पिताजी से भी नहीं कह सकता। उन दिनों मेरे खास यार दोस्त भी नहीं थे। जिस वक्त तलकेश भैया तुम्हें ब्याह कर लाए उस वक्त सभी ने तुम पर कितने व्यंग्य कसे थे। वे शायद आज भी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँचे। वे सब शूल की तरह मेरे दिल में चुभे हुए हैं। लड़कपन की उस उम्र से मैंने जी जान से किसी को चाहा है तो वो सिर्फ तुम्हें। लगा कि मेम भाभी को मानो ये नई बात मालूम हुई हो। अचरज भी उसे कम नहीं हुआ। बोली, सच? ये बात थी? मुझसे तो कभी नहीं कहा तूने। मैंने कहा, किसी से प्रेम करना क्या जुबान से कहने की चीज़ है? मैंने फिर पूछा, मैं तुम्हारे पैरों में महावर रचाया करता था, याद है तुम्हें? मेम भाभी को कुछ भी याद नहीं था। बोली, कब? मैंने कहा, हाँ, ये बात तो तुम्हारे याद रहने लायक है ही नहीं मेम भाभी। कितनी ही देर तक तुम्हारे युगल चरणों को मैं गोद में रख के बैठा रहता था। बस मैं हरदम सोचता रहता था ये महावर लगाना मेरे जीवन में कभी ख़त्म ना हो। मैंने फिर कहा, मेम भाभी, मुझे वे सारी बातें अच्छी तरह याद हैं, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। मेम भाभी ने कहा, मुझे क्यों कर याद रहती, तू ही बता। इंडिया में तो उस वक्त सभी से यही कहती थी कि लंदन में हम लोग पैसे वाले हैं, हमारे यहाँ कार है, और लंदन भेजे गए पत्रों में भी मैं यही लिखती कि यहाँ मैं बहुत ही सुख से हूँ। फिर ऐसे में तेरी बात सोचने की भला मुझे फुर्सत ही कैसे होती।
जिस दिन तुम घर छोड़कर चली गई थी मेम भाभी, तो किसी से कहकर भी नहीं गई। उस दिन मैं क्या कम रोया था? मेम भाभी ने कुछ पूछा। रोया था? पर उस समय तो तू बहुत छोटा था रे। मैंने कहा, छोटा था तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी माँ से भी अधिक प्यार करता था। मैं सोचता था जिस तरह मेरी माँ मुझे लाड प्यार करती है, अगर उसी तरह तुम भी लाड से मेरे गाल चूमती तो मुझे कितना अच्छा लगता। मेम भाभी ने एक सिगरेट सुलगाई। सोने की पाइप में लगी सफ़ेद सिगरेट के मुंह पर आग चमक उठी। वो आग मेम भाभी के कानों के हीरे के झुमकों और नाक की हीरे की कील में भी जगमगा उठी। दूर किसी गिरजाघर की घड़ी में टन टन करके कई बार घंटे बज उठे। सामने रखे पैग में से मेम भाभी ने एक घूंट लिया। सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए वो बोली, तूने तो मुझे अचरज में डाल दिया रे। तू मुझे इतना चाहता था, पर उस वक्त तेरी उम्र ही क्या थी। मैंने कहा, तुम क्या सोचती हो कि छोटे बच्चे कुछ समझते ही नहीं? तुम समझती हो कि अलकेश भैया जब तुम्हारा चुंबन लेते थे तो मैं कुछ नहीं समझता? मेम भाभी ने कहा, ताज्जुब है? मैंने कहा, तुम भले ही चकित हो मेम भाभी, पर मैं चकित नहीं होता। मैं सिर्फ उस दिन चकित हुआ था जब अलकेश भैया के मर जाने पर तुम विलायत नहीं लौट गई थी और कलकत्ते में उसी मकान से चिपकी पड़ी रही। विधवा का परिवेश ओढ़ा और एकादशी एवं पूर्णिमा के व्रत रखने लगी। कोरे सफ़ेद वस्त्र पहने, मांग का सिंदूर पूंछ डाला और बाल छोटे छोटे छटवा डाले। मेम भाभी ने पैग में से फिर एक घूंट लिया और बोली, जानते हो, उस वक्त मेरे मन में बहुत अहंकार था। मुझे बहुत अचरज हुआ। मैंने पूछा, अहंकार था? मेम भाभी ने कहा, हाँ, और अब भी है। अभी भी किसी से हार मान लेने में मेरा सिर फट जाता है। इसीलिए तो लंदन में डोरा से सिर्फ शर्तें लगाया करती थी। पास पड़ोसियों के सामने अपनी गरीबी की हालत प्रकट हो जाने से उस लज्जा को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। यही कारण है कि मैं अपनी मर्जी से इंडिया चली आई। मैंने पूछा, पर अलकेश भैया को तुम कैसे बर्दाश्त कर सकी मेम भाभी, जबकि अलकेश भैया ने तुम्हें धोखा दिया था? मेम भाभी ने कहा, नहीं रे, अलक ने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने ही अलक को धोखा दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, ये क्या कहती हो तुम? अलकेश भैया ने ही तो अपना परिचय एक बहुत बड़े आदमी के रूप में दिया था तुमसे। उसने तुमसे कहा भी था कि उसके पिता कॉटन किंग हैं। मेम भाभी ने कहा, नहीं। मैंने पूछा, तो फिर? मेम भाभी ने कहा, अलक ने मुझसे अपनी असली हालत ही बताई थी कि वह नितांत मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है और वकालत पास करके अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसे बहुत तकलीफ होगी। उसने ये भी कहा था कि मेम ब्याह कर ले जाने से उसके माँ बाप के मन में भी बहुत तकलीफ होगी। अलक बहुत सीधा लड़का था। मुझसे उसने कोई बात छिपा कर नहीं रखती थी। मैंने पूछा, ये क्या कह रही हो मेम भाभी? क्या सचमुच ही अलकेश भैया ने तुम्हें नहीं ठगा था? मेम भाभी ने सिगरेट का एक और कश लगाते हुए कहा, हाँ रे, सचमुच उसने मुझे नहीं ठगा। दरअसल मैंने ही उसे ठग लिया था। सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद सभी के सामने उसको खूब पैसे वाले के रूप में प्रमाणित करना चाहती थी। मैंने ही सबसे कहा था कि उसके पिता कॉटन किंग हैं और वो कॉटन प्रिंस है। मैंने ही सबसे कहा था कि इंडिया में जाकर मैं रानी बनूंगी। मेम भाभी की बातें मुझे दुनिया का 7वां आश्चर्य सी लग रही थीं। मैंने पूछा, पर ये सब क्यों किया तुमने? मेम भाभी ने कहा, बताया ना, मैं सभी से घृणा करती थी। मेरे चारों ओर जो भी दिखते रहते उन सब से मुझे बेहद घृणा थी। अपनी माँ, पिताजी और भाई बहन सभी से। भाई बहनों से भी, जिनको तुम इतने रुपए भेजती रही अब तक? मेम भाभी ने कहा, हाँ, उनका कसूर था कि वे गरीब क्यों हुए, उनके पास रुपए क्यों नहीं है, वे किस लिए पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते और बस्ती में इतने गंदे होकर क्यों पड़े हैं। और मैं अपने आप से भी कम घृणा नहीं करती थी। मैं चुपचाप बैठा रहा। आबू पहाड़ की ठंडी हवा शरीर को छू रही थी। फतेहगढ़ के बड़े महाराज के प्रसाद प्रांगण में बैठकर सुनी हुई वे बातें मानो आज भी मेरे कान सुन रहे हैं। जिस मनुष्य को बचपन से ही सबसे घृणा मिली हो और जिसने स्वयं भी सबसे घृणा की हो, उसका ऐसा घृणित जीवन यापन करना अब मेरे लिए कोई अचरज की बात नहीं रही। उस दिन मानो पहली बार मेम भाभी को मन से क्षमा कर पाया। मेम भाभी जल्दी जल्दी पैक से घूंट भर रही थी और ऐसा लगता था मानो अपनी समस्त पीड़ा और यंत्रणा की आग को जला भुना कर राख कर देना चाहती थी।
मेम भाभी ने आगे कहना शुरू किया। मेरे मन की जब ऐसी हालत थी तभी मेरे जीवन में अलक आया। इटालियन नहीं, इंडियन। अलक ने मुझसे कहा भी, नोरा, तुम्हें मुझसे शादी करके बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा था, अलक, अगर तुमसे शादी नहीं की तो मुझे और अधिक मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। मैं लंदन छोड़कर बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। मुझे तुम खाना मत देना, पहनने को मत देना, पर सिर्फ अपने साथ ले चलो। अलक ने कहा था, पिताजी के मन में बहुत दुख होगा, मुझ पर उनकी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें बनी है। मैंने कहा था, तब मुझे जो कुछ करने को कहोगे मैं वही करूँगी। मैं हिंदू घराने की बहू बन के रहूँगी। जिस तरह तुम लोगों के घर की बहुएं रहती हैं ना, मैं भी वैसे रह लूँगी। लेकिन यहाँ मैं अब अधिक नहीं रह पाऊँगी। किसी तरह मुझे बचा लो तुम। पार्क की बेंच पर बैठकर मैंने अलक को बहुत तरह से समझाया था। मेरे घर का वातावरण मुझे जहर सा लगता। घर की बात याद आते ही मन प्राण एकदम विषैले से हो उठते। भाई चोर बन गए थे, बहनें बड़ी होकर मुझसे ऐसी बन जाएंगी सोचकर रातों की नींद नहीं आती थी। इन सब के बावजूद मैं वही सड़कों पर मारी मारी फिरती और शोकेस की चीज़ें देखती रहती एवं रात को सोने से पहले इटालियन युवक का सपना देखती। यही मेरी रोज़मर्रा की रूटीन थी। मैं बहुत देर से मेम भाभी की बातें सुन रहा था। मैंने अब मुंह खोला और कहा, तुम तो सुंदर लड़की थी, तुम्हें शादी की इतनी क्या फिक्र थी? मेम भाभी ने कहा, हमारे देश में गरीब का कोई मोल नहीं, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। मैंने अलग से कहा था कि मैं धनी आदमी के रूप में तुम्हारा प्रचार करूंगी, इससे तुम इनकार मत करना। अलग ने कहा था, पर मैं सचमुच पैसे वाला नहीं हूँ। मेरे पास एक भी मोटर कार नहीं है, रहने लायक सिर्फ एक मकान है, वो भी एक गली में। मैंने कहा था, ठीक है, गली में है तो रहने दो, पर मेरी बात तुम टाल नहीं सकते। और तभी से अलग प्रिंस बन गया और उसके पिता बन गए कॉटन किंग। अलग की 4-4 गाड़ियाँ हो गईं। इंडिया में बहुत बड़ा पैलेस बन गया। मैंने अलग के साथ नाटक, सिनेमा और डांसों में जाना शुरू कर दिया। मेरे शरीर पर सिल्क का गाउन सुशोभित रहने लगा। मैं इंडिया की रानी यानी कि रानी साहिबा बन गई। सभी मुझसे ईर्ष्या करने लगे। मेरे माँ, पिताजी, पास पड़ोसियों को उनसे भी बढ़कर डोरा को बड़ी ईर्ष्या होती। ओह, उस समय मुझे कितना आनंद आता था, तुम्हें क्या बताऊं। मैंने कहा, यह सब मुझे मालूम है। मेम भाभी ने पैक को मेज पर रखा और बोली, तू सब कुछ जानता है, लेकिन तुझे कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, ये लो तुम्हारे पत्र। ये पत्र तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने कहा, मैंने सारे पत्र पढ़ लिए हैं। इतने दिनों तक तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया, ये सब मैंने ये पत्र पढ़कर ही जाना है। मुझे मन में कितना दुख हुआ मेम भाभी, ये तुम नहीं समझोगी। ये पत्र लेकर मैं दिन दिन भर घूमता रहता था। जहाँ भी तुम्हारा नाम लिखा मिलता उस जगह को बार बार चूमता रहता। बहुत बार इच्छा हुई कि तुमसे मुलाकात करूं और तुम्हें ये पत्र देकर कैफियत मांगूं कि क्यों इतने दिनों तक इस तरह मुझसे झूठी बातें कही तुमने। मेम भाभी क्षण भर को चुप रह गई। मैंने क्या सिर्फ तुमसे ही झूठ कहा है? समूचे विंसेंट स्क्वायर के लोगों को मैंने धोखा दिया है। सभी लोगों को यही बताया कि इंडिया आकर मैं रानी बन गई हूँ। मेरे पास 10 आयाएँ, 40 खानसामे और एक बहुत बड़ा सा पैलेस है। मैं ऐसी स्वार्थी, झूठी और पाखंडी हूँ कि क्या बताऊँ। अंत में जब अलग पड़ गया तो मैं उसके लिए कभी भी नहीं रोई। रोई तो सिर्फ इसलिए कि मेरा छल प्रपंच मेरे देश के लोगों के सामने प्रकट हो जाएगा। यही कारण है कि मैं वापस विलायत भी नहीं लौट सकी और अपना बड़प्पन दिखाने के लिए हज़ारों रुपए अपने देश भेजती रही। मैंने कहा, यह भी मुझे मालूम है। मेम भाभी ने पूछा, तूने कैसे जाना? मैंने कहा, तुम्हारे भाई से भेंट हुई थी मेरी। ओह, ये क्या कहते हो? मेम भाभी विस्की का घूंट भरना चाह कर भी मानो नहीं भर सकी। उस समय फिर गिरजाघर की घड़ी ने टन टन कर बहुत से घंटे बजाए। ये सारी बातें मुझे आज भी ज्यों की त्यों याद हैं। यूसुफ लंबे लंबे डग भरता मेम भाभी के कमरे के सामने ले गया, पर वहां पहुंचकर देखा कि मेम भाभी के कमरे में ताला बंद था। यूसुफ तो शायद चकित हुआ था, पर मुझे किसी तरह का अचरज नहीं हुआ था। जिसको विविध उपायों से रुपए बटोरने का रास्ता चुनना पड़ता है, उसके लिए कोई भी वक्त
निश्चित नहीं रहता, ये मैं जानता था। मैं जानता था कि मेम भाभी मजबूर होकर धन ऐश्वर्य निगल रही है। पत्रों में इसका प्रमाण भी मिल गया था मुझे। मैं जानता था कि रुपयों की खुद उसको कोई खास आवश्यकता नहीं थी, पर उसके देश के भाई बहन मुंह बाए उसके रुपयों की उम्मीद लगाए बैठे थे। उनकी दीदी का विवाह इंडियन प्रिंस के साथ हुआ था, अतः रुपयों की मांग करना उनका अधिकार था। उनकी दीदी ने भी यहाँ से उनको पत्र लिखा था, मैं और रुपए भेज रही हूँ। तुम लोग विंसेंट स्क्वायर का घर छोड़कर लिस्टर स्क्वायर में कोई मकान किराए पर ले लेना। इन रुपयों से हेनरी के लिए गैवर्डन का सूट सिलवा देना, मार्टिन के लिए ट्राईसाइकिल खरीदना, बिली के लिए स्कूल की फीस जमा करना और मिनी की फ्रॉक सूट बनवा लेना, माँ के लिए दवाई और नेकलेस खरीद देना, लेनी के लिए पैराम्बुलेटर और केटी के लिए गुड़िया भी लेना, आदि आदि। एक सुबह जब नींद खुली तो विंसेंट स्क्वायर के लोगों को पता चला कि शराबी बैंड मास्टर की बड़ी लड़की नोरा स्मिथ एक इंडियन प्रिंस के साथ एंगेज्ड हो चुकी है। बूढ़ी धोबिन मार्गरेट एक दिन आकर कहने लगी, अरे जो कुछ मैं सुन रही हूँ क्या वो सच सच है? भगवान करे तुम्हारी लड़की जुग जुग जिए। वह बूढ़ी मछुआरिन मिसेस हडसन ने आकर कहा, तो आखिर तुम लोगों की भी दशा पलटी। मोदी फिर से उधार देने लगा। मांस वाला अब भेंट होने पर गुड मॉर्निंग मिसेस कहता। भाई बहनों को बगल के घरों से पार्टियों में शरीक होने के लिए फिर से निमंत्रण आने लगे, पर सभी एक ही बात पूछते, उसने प्रिंस को आखिर फांसा कैसे? नोरा के पास रूप है, गालों पर रंग चढ़ा हुआ है, शरीर में मांस है, कमर में लचक है, माथे पर सुनहरे बाल हैं, उसमें पुरुषों को रिझाने के सभी गुण हैं, पर फिर भी उसने जिसको फांसा है वो है तो आखिर प्रिंस ही ना, और बहुत रुपयों का मालिक भी। पर असली बात डोरा के सिवाय किसी को नहीं मालूम थी। वे दोनों रास्ते के शोकेस में कपड़े, मोजे, गाउन वगैरह देखते हुए साथ साथ चल रही थीं। अचानक एक बहुत बड़ी कार आकर एक बहुत बड़ी दुकान के सामने खड़ी हुई। उसमें से एक इटालियन बैठा था और अद्भुत खूबसूरत जवान चेहरा था उसका। ऊपरी होंठ के अगल बगल पतली सी सुंदर सी मूंछ थी। इटालियन कार का दरवाज़ा खोलकर उतरा। डोरा ने कहा, नोरा, तो उस व्यक्ति का अचानक एक चुंबन लेकर उसे चौंका सकती है? जान ना पहचान, नाम पता कुछ मालूम नहीं, ये कैसा मजाक है? पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उन दिनों की तो बात ही निराली थी। उन दिनों नोरा इटालियनों के स्वप्न देखा करती थी। उस समय स्वयं से और अन्यान्य सभी लोगों से वो घृणा करती थी। उसे लगता कि अपने अगल बगल वो जो कुछ भी देख रही है सब पाप है। भाई बहन पैसों के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे। बैंड मास्टर शराब पीकर घर लौटता और शराब पीने को भी नहीं मिलती तो महाभारत मचा देता। वो यही सब सोचती कि इन सब कलंकों एवं घिनौने जीवन से उसे किस प्रकार मुक्ति मिल सकती है। नोरा ने कहा, हाँ, चुंबन ले सकती हूँ, कितने की शर्त रही? डोरा ने कहा, 1 शिलिंग की। खैर 1 शिलिंग ही सही। पर इस बीच इटालियन दुकान में घुस गया। अब दुकान के बाहर आने पर ही उसका चुंबन लेना संभव था। नोरा और डोरा दोनों दुकान के बड़े गेट के पीछे छिप गईं। कभी कभी भीतर झांक कर देख लेती, अब शायद आ रहा है। अगर वो दुकान से निकल फुटपाथ पार कर फिर कार में बैठ गया तो कुछ नहीं हो सकेगा। चुपचाप खड़े खड़े उन्हें लगा कि इस बार इटालियन बाहर आ रहा है। नोरा रेडी हो गई। वो जैसे ही दुकान के बाहर निकला कि नोरा ने उछल कर उसका चुंबन ले लिया। वो आदमी कम चकित नहीं हुआ था, पर उससे भी अधिक विस्मय नोरा को हुआ, क्योंकि वो वही इटालियन नहीं था जो कार से उतरकर दुकान के भीतर गया था, बल्कि एक इंडियन था, अलग मित्र। पिता के इकट्ठे किए रुपयों को खर्च करके वो वकालत पढ़ने विलायत आया था। खैर इंडियन ही सही, गरीब का लड़का है तो क्या हुआ। उसी दिन से उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों ने रेस्तरां में बैठकर कॉफ़ी भी पी। नोरा ने कहा, आज से तुम प्रिंस और मैं प्रिंसेस। अलग लजीला लड़का था, बोला, पर मैं तो गरीब लड़का हूँ, पिता के पास मामूली सी जायदाद है, किसी तरह विलायत चला आया हूँ। नोरा ने कहा, नहीं, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, मैं सभी को तुम्हारा दूसरा ही परिचय दूंगी। और नोरा जहाँ भी जाती उसका परिचय करा देती, कॉटन प्रिंस ऑफ इंडिया। मेम भाभी ने कहा था, तुम लोगों में एक कहावत है ना कि मन की चाह कभी न कभी पूरी होती ही है। सो एक दिन मैंने सुल्तानगंज के छोटे प्रिंस को भी पा लिया, सचमुच का प्रिंस।
चेहरे पर जैसी प्रिंसियन कट थी वैसे ही उसके पास रुपया धन दौलत भी अपार था। तुमने उसे देखा नहीं है? मैंने कहा, देख चुका हूँ। मुझे याद है कि मेम भाभी के फ्री स्कूल स्ट्रीट वाले फ्लैट के गेट पर ताला देखकर मैं धीरे धीरे वापस आ रहा था। शाम घिराई थी। पिंजरे के कनेर पक्षी चहचहा रहे थे। सहन में बतखों का झुंड पीक पीक करके पुकार रहा था। यूसुफ ने कहा, आप थोड़ी देर ठहर जाइए बाबूजी, मेम दीदी बस अभी आती हैं। लेकिन काफ़ी देर तक खड़े रहने पर भी जब मेम भाभी नहीं आई तो मैं चल पड़ा। हठात बाहर मोटर की आवाज़ सुनाई दी। मैं ओट में छिपने ही जा रहा था कि सामने मेम भाभी आ खड़ी हुई। मेम भाभी की पोशाक देखकर मैं चौंक उठा। उसने पुरुषों की तरह टाइट ट्राउज़र और सिल्क की ढीली शर्ट पहन रखी थी। गले में कॉलरों को एकदम सीधा खड़ा कर रखा था। बाल पुरुषों की तरह छोटे छोटे छटवा रखे थे। मेम भाभी ने बताया, छोटे कुमार साहब से बात यह हुई थी कि वे मुझे अपने घर ले जाएंगे, पर उन्होंने मुझे अपने बाग वाले मकान में ले जाकर रखा। सारी रात उनकी मोटर दौड़ती ही रही। कलकत्ता पार कर जयशोर रोड से कार सीधी चलती रही। आसमान में चांद निकल आया था। मेरा शरीर अलसाता जा रहा था। छोटे कुमार साहब ने कार से चलाते चलाते हठात एक पेड़ के नीचे लेकर उसको रोक दिया। मेरे सामने सिगरेट बढ़ाते हुए बोले, लो नोरा, सिगरेट पियो। मैंने कहा था कि मेरा सिगरेट से पेट नहीं भरेगा। कुमार साहब ने पूछा, ज़रा मैं भी तो सुनूं भला, किस चीज़ से तुम्हारा पेट भरेगा? मैंने कहा, रुपयों से। कितने रुपयों से? मैंने कहा, महीने में 10,000 रुपये कुल मिलाकर। कुमार साहब सहमत हो गए। कुमार की ज़मींदारी की आय 7 लाख रुपए थी, जिसमें उनका हाथ खर्च 3 लाख सालाना रुपए आता था। बाकी रुपए किस सुराख से होकर कैसे निकल जाते ये पता ही न चलता। आज पार्टी है तो कल डांस, परसों पिकनिक। अब मुझे होटल के बार में नाचना नहीं पड़ता, उपवास भी नहीं करना पड़ता। ना मुझे जूते, गहने एवं गाउन किराए पर ले लेकर रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं। यूसुफ और अब्दुल मियाँ के अत्याचार भी सहन नहीं करने पड़ते। मेरे शरीर में मांस भरने लगा, पीठ पर परत जमने लगी। जब भी छोटे कुमार साहब के साथ में बाहर निकलती, होटलों में लंच लेती या पार्टियों में डिनर लेती, तो सभी गौर से मेरी ओर देखने लगते और मैं अपने लंदन के दिनों के बारे में सोचती। कैटी, मार्गी, माँ एवं भाई बहनों के बारे में सोचती। डोरा एवं मोहल्ले के लोगों के बारे में भी सोचती। सभी को बुलाकर अपना ये रूप दिखाने की इच्छा होती कि देखो, अब मैं सचमुच की रानी बन गई हूँ, सचमुच की पटरानी बन गई हूँ, प्रिंसेस बन गई हूँ। और वुड स्ट्रीट में छोटे कुमार साहब के आते ही रुपए और शराब का फुहारा सा खुल जाता। मुझे याद है कि मेम भाभी को देखकर मैं एक कोट में छिप गया था। वो जल्दी से सीढ़ियों से होती हुई ऊपर चली गई थी। सुल्तानगंज के छोटे कुमार साहब गाड़ी में बैठे थे। क्या खूबसूरत चेहरा था उनका, सचमुच ही मानो इटालियन प्रिंस हो। कार एक मधुर सी चीख मारकर चली गई। मैं यूसुफ के आह्वान की उपेक्षा करके चला आया। उस दिन फ्री स्कूल स्ट्रीट में मैंने मेम भाभी से मुलाकात क्यों नहीं की? गुस्से से या ईर्ष्या से? अगर गुस्से से तो आखिर क्यों, ये भी पता नहीं था। मेम भाभी ने मुझसे झूठ कहा था, क्या इसलिए उस पर नाराज़ होने का मुझे अधिकार था? मेम भाभी ने मुझसे झूठ कहा, इसमें विस्मित होने की क्या बात है? और रही ईर्ष्या की बात, सो सुल्तानगंज के छोटे कुमार साहब से मैं ईर्ष्या करूं? भला मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ? एक बार तो मैंने सोचा सारे पत्र फाड़कर फेंक दूं, पर किसी दिन मेम भाभी ने मुझे लाड़ किया था और स्नेह से चॉकलेट लाकर दी थी। ये बात मैं कैसे भूल जाता? तब तक मैंने अपने पर काबू पा लिया। धीरे धीरे मैं अपने घर की ओर अकेला लौट रहा था कि अचानक एक नज़ारा देखकर मैं चकित रह गया। मिलिट्री की पोशाक में पता नहीं कौन एक व्यक्ति हमारे बंगाली मोहल्ले में चहलकदमी कर रहा था। आमना सामना होते ही उसने मुझसे पूछा, प्रिंसेस नोरा मित्र किस घर में रहती हैं, बता सकते हैं आप? मैंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा, प्रिंसेस मेरी बड़ी बहन है, मैं युद्ध में डॉक्टर बन के आया हूँ। यहाँ के एक प्रिंस के साथ मेरी दीदी की शादी हुई है। मैंने पूछा, प्रिंस के साथ? एक बार तो मैं कहने जा ही रहा था कि ये सब झूठी बात है। सुल्तानगंज की बात भी बताना चाहता था, पर मुझे तीव्र उत्सुकता ने आ घेरा। उस व्यक्ति को मैंने सिर से पैर तक गौर से देखा। उसका नाक नक्श बिल्कुल मेम भाभी की तरह था। अगर वो लड़की होता तब तो शायद उसे मेम भाभी समझने में भूल ना होती।
वैसा ही मधुर और वैसा ही नाजुक, उम्र में भी वो अधिक नहीं था। मैंने कहा, नोरा मित्र मेरी भाभी लगती हैं। उनकी शादी बैरिस्टर अल्केश मित्र के साथ हुई थी। मैं उन्हें मेम भाभी के नाम से पुकारता था। वो देखो, वो मकान है उनका। लेकिन मैंने फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, विलियम कार्लाइल स्मिथ, लेकिन सभी मुझे विली कहते हैं। मैं मेम भाभी के भाई को लेकर चाय की एक दुकान पर जाकर बैठ गया। मुझे याद है कि वहाँ बैठकर मैंने मेम भाभी के घर की बहुत सी बातें सुनी थीं, जैसे उनके कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, माँ अंधी हो गई हैं, बाप खून के जुर्म में जेल चला गया है, उन्होंने विंसेंट स्क्वायर वाला मकान छोड़कर लिस्टर स्क्वायर में बहुत बड़ा मकान खरीद लिया है, और ये सब मेम भाभी के पैसों से हुआ। दीदी के पास बहुत पैसा है, अतः वो हर महीने बहुत रुपए घर भेजा करती है। उन्हीं रुपयों से भाई बहन लायक बन गए हैं, पढ़ना लिखना सीख लिया है। मार्गी की एक कर्नल के साथ शादी हुई है। केटी की एंगेजमेंट एक डॉक्टर के साथ हुई है। मिनी वायलिन बजाने में खास ही निपुण हो गई है। वायलिन बजाने में उसे सर्टिफिकेट भी मिला है। सभी अगर किसी योग्य बने हैं तो सिर्फ दीदी के रुपयों से, क्योंकि दीदी के पास बहुत रुपये है ना। मेम भाभी के भाई ने कहा था, अगर उसके पास इतने रुपए नहीं होते तो वो हर महीने इतने रुपए क्यों कर भेजती। हमारे पड़ोस में जो लोग हमें देखकर दूर से कतराया करते थे, वे अब हमारी बहुत खातिर करते हैं। बड़ी बड़ी फैमिली के लड़के सेटल्ड से शादी करना चाहते हैं। मैंने सोचा, तो ये बात है, दीदी के खून का पानी बनाकर इतने सारे लड़के लड़कियों को योग्य बनाया। खैर, एक गृहस्थी में तो सुख शांति हुई, चाहे मेम भाभी को यक्ष्मा ही क्यों ना हो गया। डॉक्टर बैसाख से दवाई की खुराक कंजूसी के मारे ना भी ली तो क्या हुआ, पर वो सुल्तानगंज के छोटे कुमार साहब के नशे की खुराक रातों रात अवश्य जुटाती रहती होगी। जिसने हर दम घृणा ही करनी सीखी हो, जिसने समूचे वातावरण अपने सगे भाई बहनों, माँ बाप, पास पड़ोसियों, यहाँ तक कि खुद से भी घृणा ही की हो, आज अगर वो उस घृणा के द्वारा ही कुछ लोगों का उपचार करना चाहती है तो यही क्या कम बड़ी बात है। रात जब नशे में चूर होकर सुल्तानगंज के छोटे कुमार साहब के भुज बंधन में कसी रहकर वो प्रश्न करती है, तुम मुझसे शादी करोगे ना, मुझे रानी बनाओगे ना, तब छोटे कुमार शायद यही जवाब देते होंगे, मान लो तुम मेरे स्टेट की प्रिंसेस नहीं बन सकी, पर मेरे हृदय साम्राज्य की प्रिंसेस तो हो ही, मेरे दिल की रानी। मेम भाभी ने कहा होगा, लेकिन मैं तो तुम्हारे हरम की प्रिंसेस बनना चाहती हूँ, वुड स्ट्रीट की नहीं। छोटे कुमार ने कहा होगा, पर वहाँ तो पहले से ही 4 मौजूद हैं। मेम भाभी ने कहा होगा, होंगी, मेरे जाने से 5 हो जाएंगी, तो उसमें हर्जी क्या है। छोटे कुमार साहब ने जवाब दिया होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? छोटे कुमार साहब ने कहा होगा, क्योंकि अगर तुम्हें लड़का हुआ तो वो स्टेट की जायदाद में हिस्सा चाहेगा। तुम मेरे दिल की भागीदार बनना चाहो तो वो हिस्सा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन स्टेट की तो जॉइंट प्रॉपर्टी है, वो तुम चाहोगी तो मैं नहीं दे सकता। मेम भाभी ने कहा होगा, मेरी सुख सुविधा से तुम्हारी स्टेट अधिक महत्वपूर्ण है, क्या यही है तुम्हारा प्रेम? छोटे कुमार साहब ने कहा होगा, लो थोड़ी और विस्की और पियो, अभी तुम्हें नशा नहीं हुआ है, नशा हो जाने पर देखना ये सब याद नहीं रहेगा। मेम भाभी ने जवाब दिया होगा, तुम नशे के जोर से मुझे फुसला लोगे, मैं ऐसे देश की लड़की नहीं हूँ, अपना देश छोड़कर इंडिया में नशा करने नहीं आई हूँ मैं। हमारे देश में नशा करने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। छोटे कुमार साहब मानो बोर हो उठे, उनके पास हरम में बहुत सी औरतें हैं, बाहर भी बहुत सी नारियों के संपर्क में आने का अवसर मिला, लेकिन ऐसा प्रश्न किसी ने उनसे आज तक नहीं किया होगा। मेम भाभी की वाहियात बातें सुनते सुनते उनका बहुत सा कीमती नशा बेकार भी चला गया होगा। मेम भाभी ने कहा, अंत में मेरे जीवन में असली प्रिंस भी आया, पर मैं सचमुच की प्रिंसेस नहीं बन सकी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र द्वारा लिखित पटरानी उपन्यास का भाग 7। भाग 8 मैं कल अवश्य आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।